हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं भोपाल सीरीज रीजनिंग का पार्ट नंबर 6। तो ये जो हमारी सीरीज है वो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी के आल जो एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को मिस मत करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसने भी पिछले 5 पार्ट नहीं देखे होंगे रीजनिंग के, वो जाके प्ले लिस्ट में डाले हैं, जरूर देखें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है प्ले लिस्ट का, जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम पार्ट नंबर 5 का होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन क्या था हमारा? होमवर्क क्वेश्चन था, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है। क्या क्या दिया था हमारा? 36/109 समानुपाती 25। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि जिसका 36 109 से संबंधित है, उसी तरह 25 किससे संबंधित होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें निकालना है संख्या। ऑप्शन है हमारा पहला 74, दूसरा 78, तीसरा है 72, चौथा है 76। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। 36 को कितना लिखा है? 109, ठीक है। क्या किया इसने? इसमें 36 36 का 3 कितना होता है? 36 गुणे 3 करेंगे 108 होता है, ठीक है। लगभग पहुंच गया, 109 के पास में लगभग ही पहुंच गया, 108 होता है। कितना ज्यादा लिखा उसने? 108 प्लस 8, ये कर दिया, ठीक है। मतलब उसने क्या किया इसमें? ऑपरेशन क्या किया है? इंटू 3 प्लस 1। इसी तरह हम 25 में भी कर देंगे, इंटू 3 प्लस 1। हमारा कितना आ जाएगा? 25 यहीं 25 गुणे 3 75 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 76। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर हो जाएगा 76। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के पार्ट नंबर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन। हम आज थोड़ी लेवल उनका हाई है, हाई लेवल इसलिए लाए हैं ताकि वो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं और आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, और ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकें, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखना, हम बता रहे हैं आपको, प्लस को हम क्या दर्शाएंगे? मेल के रूप में, और माइनस को क्या दर्शाएंगे? फीमेल, फीमेल के रूप में, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको भी करना है, देखते जाना हम कैसे कर रहे हैं। ए बी का पिता है, ए जो है किसका पिता है? बी का पिता है। तो उसकी पीढ़ी, एक पीढ़ी का अंतर हो गया, समझिए, पीढ़ी का अंतर हो गया, ठीक है। ए जो है किसका पिता है? बी का पिता है। कौन पिता है? ए। ए जो है बी का पिता है, तो ए कौन हुआ? बी का पिता। ए बी का पिता, तो पिता हुआ, इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि प्लस हमारा मेल है और पिता मेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, सी बी की पुत्री है। जो सी है बी की पुत्री है,
बी की पुत्री कौन है? सी है। तो बी की पुत्री है, इसलिए एक पीढ़ी का अंतर यहाँ भी आ गया। ठीक है, बी किसकी पुत्री है? सॉरी, सी किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? सी है। पुत्री कौन है? सी। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि डॉटर फीमेल होती है। ठीक है, माइनस फीमेल को दर्शा रहा है, तो डॉटर फीमेल सी हो गई। ठीक है, आगे पूछ बोल रहा है डी बी का भाई है। जो डी है बी का भाई है। बी हमारा ये हुआ, बी का भाई कौन है? डी। भाई बहन जो होते हैं वो एक ही पीढ़ी में आते हैं, इसलिए हमने उसके लेवल में रखा। ठीक है, भाई बहन क्योंकि एक ही पीढ़ी के जनरेशन के हैं, एक ही जनरेशन के, तो ये सेम ही सेम लेवल में रहेंगे। बी और डी बोल रहा है डी बी का भाई है। ये डी है किसका भाई है? बी का भाई कौन है? डी। डी भाई है। ठीक है, बी का। अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि डी बी का भाई है, तो कौन भाई है? डी। अभी ये मालूम नहीं है कि एक बहन है या भाई है। ठीक है, अभी यही मालूम है हमें कि जो डी है वो किसका भाई है? बी का भाई है। डी हो गया हमारा मेल प्लस आइकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ई ए का पुत्र है। जो हमारा ई है किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। ए का पुत्र ई है। ए का पुत्र ए का पुत्र ई होगा, तो इन्हीं के, क्योंकि ये भी डी भी पुत्र होगा ए का, यहाँ पे ई भी आ जाएगा हमारा। ई जो है ए का पुत्र है। ठीक है, आगे बोल रहा है सी और ई के बीच क्या संबंध है? जो ये सी है और ई है इनके बीच क्या संबंध है? ठीक है, सी और ई। ठीक है, क्या संबंध हो जाएगा? हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? भाई और बहन। पहला ऑप्शन है भाई और बहन। भाई बहन तो होगी नहीं क्योंकि सेम जनरेशन के है नहीं है, एक पीढ़ी ऊपर वाले हैं, ऊपर वाला है सी। ठीक है, सेम जनरेशन के है नहीं तो भाई बहन तो होंगे नहीं, क्योंकि ये जैसे भाई भाई है भाई बहन है तो ये सेम जनरेशन के हो गए, इसलिए इनको लेवल में रखा है। और ये लेवल में नहीं है, नीचे ई और सी लेवल में नहीं है दोनों, तो ये तो गलत हो गया भाई बहन। चचेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन भी नहीं होंगे क्योंकि लेवल में होने होते जब भी तो भाई बहन होते। ठीक है, वो चाहे चचेरे हों चाहे मम्मेरे हों चाहे सगे भाई बहन हों। ठीक है, वो भी नहीं होगा। और आगे भतीजा और चाचा, भतीजा भतीजी है, भतीजी सॉरी, भतीजी और चाचा का संबंध, ये हमारा कहीं तक क्या होगा? सही हो जाएगा। और सही कहीं तक नहीं, पूरा 100% चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन बोल रहा है चाचा और चाची। चाचा और चाची, चाचा और चाची सेम जनरेशन के हो गए ना, जब ये चाचा होगा तो यहाँ पे मेल मेल आनी चाहिए थी, फीमेल। ठीक है, तो चाचा और चाची तो होंगे नहीं ये ई और सी, क्योंकि चाचा और चाची सेम जनरेशन के हैं, यहाँ पर आना चाहिए था दोनों को, तो वो तो होगा नहीं। हमारा बचा हुआ एकलौता ऑप्शन कौन? ऑप्शन नंबर सी, भतीजी और चाचा। ये मान लिया है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, पर ये मेल भी हो सकती है, अभी बी फीमेल भी हो सकता है। तो चाचा और भतीजा का ऑप्शन एक ही दिया है, भतीजी और चाचा, भतीजी और चाचा। तो ये मान लिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ये उसने ये इसको इसका ई का बड़ा भाई बी माना। ठीक है, तो हमारा सी और ई के बीच का संबंध हो जाएगा भतीजी और चाचा। क्यों भतीजी? क्यों भतीजा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर फीमेल का ऑप्शन है। ठीक है, फीमेल का सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है, तो सी हमारा फीमेल है, इसलिए भतीजी बोल रहा है, भतीजी और चाचा। चाचा क्यों हुआ? क्योंकि बी का ये छोटा भाई है, इसलिए सी और ई के बीच भतीजी और चाचा का संबंध हुआ। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है ए ई। ए ई का संबंध जिस प्रकार किससे है? एस जेड से, एस जेड से समानुपाती उसकी तरह डी जी, डी जी का संबंध किससे है? क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। ठीक है, जो हमने अभी होमवर्क का क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह है लगभग, लेकिन उसमें संख्याएं थी और इसमें लेटर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से लेकर आए हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। ठीक है,
हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, कितना हो रहा है। आप सबसे पहले यही करेंगे, डिफरेंस कितना हो रहा है। ए से एस कितने आता है, हमने आपको बताया था, एस सी एस टी, एस आता है 19 में, एक से प्लस 18 हो जाएगा तो 19 में पहुंच जाएगा, ठीक है। ई से जेड, ई से जेड कितना हो रहा है, +21, जेड आता है 26 में, ई आता है 5 में, +21 हो रहा है। अब हम इसको यही सेम पैटर्न इसमें ट्राई करके देखेंगे, ऑप्शन मैच कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। डी में कितना जोड़ना है, पहले लेटर में 18, +18 करना है। डी होता है 4 नंबर पे, और 18 जोड़ेंगे, 18 4 22, 22 में कौन आता है, वी, 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 वी का साउंड कैसा है, वी जैसा, वी मीन्स होता है हम, वी के नंबर प्लेस वैल्यू कितना हुआ, वी, हम दो हमारे दो, ठीक है। वी 22 पे कौन आ जाएगा, वी, और इसमें कितना जोड़ना है, 21, दूसरे लेटर में कितना जोड़ना है, 21, +21 कर देंगे तो 7 और 21 कितना हो जाएगा, G7 में आता है, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, G7 पढ़ाया था हमने आपको। अगर ये वीडियो आपने कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वीडियो का, देखिए, आपको बहुत ही इजी तरीके से हमने याद करवा दिया था। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, कितना 21 जोड़ेंगे, 7 और 21 कितना होता है, 28, तो 26 तक तो हमारी ए टू जेड तक हो गए 26, और आगे ए बी, क्योंकि रिवर्स होने लगता है फिर, ए बी, बी तक जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, वी भी। हम देखेंगे ऑप्शन में है या नहीं, देखो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ दूसरा रूल लग रहा है। हमने इस तरह आपको क्यों बताया कि आप सबसे पहले यही करते हैं, ठीक है। और जब नहीं होगा, ऑप्शन भी देखना पड़ता है ना, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो हम कोई दूसरा तरीका निकालेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं, ये वाला काम नहीं करा, इसी तरह जैसा हम बता रहे हैं इसी तरह लोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम कौन सा इसमें तरीके देखेंगे, आपको अपोजिट लेटर मालूम होंगे, आपने आपको यहाँ पे अंदाजा लग रहा होगा कि ए जो है किसके अपोजिट होता है, जेड के अपोजिट होता है, ठीक है। ए जेड के अपोजिट होता है, क्योंकि हमने बताया था जो अपोजिट लेटरों का सम कितना होता है, 27 होता है। ए आता है हमारा 1 पे, और जेड आता है कितने, 26 में, और 26 1 27, दोनों अपोजिट लेटर हुए, ठीक है। तो ये तो दोनों अपोजिट लेटर हुए, क्योंकि ये दोनों रिवर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, ई और एस में, ई और एस में कितना हो रहा है, +14 हो रहा है, क्योंकि ई आता है 5 नंबर में, एस आता है 19 में। यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 + 14 बराबर कितना हो जाएगा, 19। यहाँ पे ई और एस के बीच में कितना हो रहा है, +14। तो सेम यही रूल हम यहाँ पे लगा के देंगे कि ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिए रखा है, ठीक है। डी का अपोजिट क्या कर देंगे, देखो ए का अपोजिट सीधे गया, आगे वाला लेटर कहाँ गया है, पीछे गया है, तो डी कहाँ किधर जाएगा, प्रश्न वाक्य को हटा दे रहे हैं, डी का लेटर पीछे जाएगा। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू, डी का होता है डब्लू, क्योंकि ये 4 में आता है, 4 में हो गया, और हमें निकालना है क्या, एक्स निकालना है, ठीक है। और और 27 होता है दोनों का अपोजिट लेटरों का सम, अपोजिट लेटर निकालना है, दोनों का सम होता है 27, 27 होता है, हमें एक का वैल्यू पता है 4 है, दूसरे का निकाल लेंगे, 27 में 4 जाएंगे, एक्स बराबर 23। हमें तो हमें जो लेटर 23 नंबर पे आता होगा वही इसका डी का अपोजिट लेटर होगा। तो 23 नंबर पे कौन आता है, हमने आपको बताया था, जो 23 नंबर पे डब्लू आता है, डब्लू से वर्क होता है, किसी भी व्यक्ति को 23 घंटे 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, वरना उसकी डेथ हो जाएगी। एक्स एक्स आता है 24 घंटे, अगर 24 घंटे कर लेगा काम तो उसका क्रॉस लग जाएगा, डेथ हो जाएगी, तो एक्स हमारा 24 में आ जाएगा, और अगर जो वर्क 23 घंटे करेगा तो डब्लू में आ जाएगा, ठीक है। तो 23 में क्या कौन आ गया, डब्लू,
ये पीछे लेटर, अभी इसके आगे एक और लेटर आएगा, ठीक है। तो हम आगे इसमें ई में 14 जोड़ा है, तो ऐसा आ रहा है। तो जी में भी हम 14 जोड़ देंगे, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। 7 में आता है और 14 जोड़ना है, 14 7 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 कितने 21 में 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, यू। 21, 21 आपने पढ़ा, हमने बताया था, यू गिव मी 21, यू 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 गिव मी 21, ठीक है। 21 21, इसलिए यू आ गया 21 नंबर पे, ठीक है। अब हम मिला लेंगे ऑप्शन, हमारा मैच कर रहा है या नहीं। जी और 14, यू गिव मी 21, यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अपोजिट किया है, तो हमने पहले वाले के लास्ट में अपोजिट रख दिया। यहाँ पे 14 किया है, तो हमने भी इसमें 14 जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट आकृति में एक 5 से 4 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो निचले भाग की संख्या, जैसे ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो निचले भाग की, मतलब दोनों को अपोजिट, 6 का अपोजिट निकालना हमें। इसका कहने का मतलब ये है अपोजिट निकालना, ठीक है। तो हम पहले 5 से बना दे रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया हो, 3 6 2, दूसरा बना देंगे। ये आपको 5 जैसा नहीं लग रहा हो, अब लगा, ठीक है। और हम तीसरा भी बना देंगे। चौथा, चौथा बना देंगे। देखेंगे क्या क्या लिखा है इसमें 500 में। पहले में लिखा है 3 6 2, यहाँ पे 4 5 1 1 2 3 और 2 5 1। तो हम आपको इसका सबसे आसान तरीका, जैसे उसने उसका है कि 6 अगर ऊपर है तो उसका अपोजिट निकालना है, मतलब अब वो नीचे वाला भाग की संख्या निकालना है, नीचे वाले की निकालना, मतलब 6 अपोजिट, 6 का अपोजिट का 6 का अपोजिट निकालना है हमें। इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे 6 यहाँ पर है, 6 सबसे पहले हम जिसका अपोजिट निकालना है उसके पासे में जाएंगे। 6 हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसके साथ में कौन कौन से हैं, 3 और 2, ठीक है। तो हम पहले इन 3 और 2 को ढूंढेंगे, अगर किसी पासे में 3 और 2 एक साथ हैं, ठीक है, तो जो 3 और 2 के अलावा जो उस पासे में बचा होगा वही 6 का अपोजिट लेटर होगा, ठीक है, अपोजिट नंबर, ठीक है। 3 और 2 हमें देखना कहीं पे है, इन दोनों इसमें भी नहीं है। 3 और 2 यहाँ पर भी नहीं है, 5 है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन 3 और 2 हमारा यहाँ पर है, 3 और 2, ठीक है। इसमें भी 3 और 2 है, इसमें भी 3 और 2 है, तो बचे कौन कौन, 3 और 2, 3 और 2 कट जाएंगे, ठीक है, क्रॉस कर देंगे। बचा कौन, 6, 6 और 1, यही हमारा एक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 6 के अपोजिट हमारा कौन हो जाएगा, 1, ठीक है। ऐसा ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो 6, 3 और 2 हम पहले सबसे पहले ढूंढेंगे, अगर 3 और 2 दोनों में है, दोनों सेम संख्याएं हैं, तो उसको क्रॉस कर देंगे, जो तीसरी संख्या उसमें होगी, तो 1 इसमें, तो वो 6 के विपरीत हो गई, ठीक है। अगर अगर
हमें यहाँ पे जैसे यहाँ 3 2 दिया है, तो हमें अगर दोनों संख्या सेम नहीं मिलती तो हम केवल एक संख्या को पकड़ के ही कर देते। जैसे यहाँ पे 3 2 है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 मिला है, ठीक है, 2 मिला है, तो हम इसको क्लॉकवाइज लिख देंगे इन लेटरों को। दो दो को पकड़ के, 2 ही हमें मिला है, इसमें भी 2 मिला है, तो इसको पकड़ के 2 को क्लॉकवाइज लिख देंगे। तो पहले 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, 6, 6 लिख देंगे, फिर 6 के बाद कौन आ रहा है, 3, 3 लिख देंगे। और अब इस 2 को पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसा ही चल रहा है। पहले 2 आएगा, ठीक है, 2 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज चले हम, 5 आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ से निकल आएगा 6 के, देखो अपोजिट कौन हो गया, 1, 3 का अपोजिट कौन हो गया, 5। और हमसे कोई पूछेगा 2 के अपोजिट कौन होगा, कौन होगा। अब यहाँ पे 6 3 और 1 5 में तो कुछ होगा नहीं, बचा हुआ संख्या कौन है हमारा, 4। 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से भी निकाल लिया, केवल एक नंबर को लेके दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है और उनका अपोजिट निकल आएगा, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 को। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं हम। निम्नलिखित जानकारी पर गौर करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, 4 विद्यार्थी एसपीयू और जी 4 भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। जो एसपीयू और जी, उनमें से 4 लोग हैं, 4 में से चारों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फ्रेंच, स्पेन, जर्मन और अंग्रेजी। तो 4 वाद्य यंत्र बजाते हैं, 4 वाद्य यंत्र भी बजाते हैं, बांसुरी, वायलिन, गिटार और तबला। यादृच्छिक क्रम में एक विद्यार्थी केवल एक ही भाषा बोलता है। मतलब ये इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विद्यार्थी केवल एक ही भाषा बोलता है और केवल एक ही वाद्य यंत्र बजाता है। ये नहीं कि वो 2 बजा ले या एक भी ना बजाए, उसको एक बजाना, एक ओनली एक ही बजाना पड़ेगा और एक ही भाषा बोलनी पड़ेगी। वाद्य यंत्र बजाता है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, अब हमको स्टेप बाय स्टेप करेंगे अब। और आप इस क्वेश्चन को, इसकी लंबाई को देखकर मत डरिए, लंबाई चौड़ाई, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो देता ही है इससे रिलेटेड, इससे क्वेश्चन जो निकल के आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे हम आसान तरीका बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसको देख के डरिएगा नहीं, ठीक है। हम पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। 4 विद्यार्थी हैं तो हम सबसे पहले कॉलम बना लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है, एक तो हम स्टूडेंट स्टूडेंट का कॉलम बना लिया, तो साइड में थोड़ा बना रहे हैं ताकि जगह पूछ जाए। स्टूडेंट हो गए 4। आगे लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज। आगे आगे जो बजा रहे हैं हम, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं वाद्य यंत्र, क्योंकि हमारी इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, वीक है। वाद्य यंत्र का हमें मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं। तब हम इनको, स्टूडेंट को हम एक लाइन से बैठा देंगे, क्या बोला है उसने, एस पी यू और जी, ये 4 हमारे स्टूडेंट हो गए। और हम अब इस स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। 4 पहला ए ऑप्शन बोल रहा, ए ऑप्शन बोल रहा है यू गिटार बजाता है, लेकिन ना ही जर्मन और ना ही फ्रेंच बोलता है। जो यू है हमारा क्या बजाता है, वाद्य यंत्र के कॉम,
वाद्य यंत्र का कॉलम ये हुआ, तो क्या बजाता है? यू गिटार बजाता है। यू के सामने हम क्या लिख देंगे इसमें? गिटार। ये तो फिक्स हो गया। यू क्या बजाता है? गिटार। और आगे बोला ना ही जर्मन और ना ही फ्रेंच बोलता है। जो यू है इसमें कौन कौन नहीं आएंगे? इसको साइड यहीं पे लिख दे रहे हैं। यू जर्मन और फ्रेंच। जर्मन भी नहीं बोलेगा, ना ही फ्रेंच बोलेगा। ठीक है, क्रॉस इसलिए लगा दिए हम कि यहाँ पे नहीं आएंगे दोनों, याद रखने के लिए। ठीक है, आगे बोल रहा है जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह ना ही स्पेनिश और ना ही जर्मन बोल सकता है। इसको हम साइड में लिख देंगे क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है। जो व्यक्ति क्या बजाएगा? बांसुरी, वो कौन कौन सी लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा? स्पेनिश और जर्मन। स्पेनिश एंड जर्मन नहीं बोल पाएगा, इसलिए क्रॉस लगाया। ये दोनों लैंग्वेज क्या कर पाएगा? नहीं बोल पाएगा जो बांसुरी बजाएगा। आगे क्या बोल रहा है? एस तबला बजाता है। जो एस हमारा क्या बजा रहा है? वाद्य यंत्र कौन सा? तबला। तो हम इसको तबला पे तबला बजा देंगे इसका। ठीक है, एस तबला बजाता है। और जी इंग्लिश बोलता है। जी हमारा क्या बोलता है? इंग्लिश। इंग्लिश कौन है? लैंग्वेज। लैंग्वेज के कॉलम में इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश बोलता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, जो विद्यार्थी क्या बोलता है? फ्रेंच बोलता है, वह ना तो तबला बजाता है और ना ही बांसुरी। ठीक है, ना तो तबला बजाता है ना ही बांसुरी। जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, तो यहाँ पर तो फ्रेंच आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तबला है, तो फ्रेंच यहाँ पे नहीं आएगा। लिखते जाएंगे क्योंकि ये बोल रहा है जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है तो तबला नहीं बजाएगा। तबला तो ये बजाता ही, ये तो फिक्स है अपना, तो यहाँ पे फ्रेंच नहीं आएगा। ठीक है, फ्रेंच नहीं आएगा। तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। बांसुरी। अब जर्मन और फ्रेंच यहाँ पे नहीं आएंगे, ना ही फ्रेंच यहाँ पे आएगा। इंग्लिश यहाँ पे आ गई, तो फ्रेंच हमारा बचा कहाँ पे? यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रेंच नहीं आएगा एस पे, यहाँ पर भी नहीं आना है। इंग्लिश तो यहाँ पर आ ही गई है और यहाँ पे फ्रेंच भी नहीं आना, तो फ्रेंच बचा कहाँ पे आएगा? इधर आ जाएगा। इसकी जगह क्या हो गई? पक्की हो गई, क्योंकि फ्रेंच तो यहाँ भी नहीं आना, क्योंकि बोल रहा है जो व्यक्ति फ्रेंच बोलेगा वो तबला भी नहीं बजाएगा और बांसुरी भी नहीं बजाएगा। तो फ्रेंच यहाँ पे तबला नहीं बजाएगा तो फ्रेंच यहाँ पर आएगा नहीं, और यहाँ पे फ्रेंच है नहीं। जर्मन और फ्रेंच यहाँ पे पहले क्रॉस लगा दिया था, बचा इंग्लिश पहले से भरा है, तो तीनों कॉलम ये क्या हो गए? फेल हो गए। बचा इकलौता फ्रेंच के लिए कौन? पी। ठीक है, बांसुरी बजाता है। ठीक है, आगे आगे क्या बोलेगा? ना ही बांसुरी बजाता है। तो अब हमारा यहाँ पर जर्मन और फ्रेंच नहीं आना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जर्मन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जर्मन के लिए कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जर्मन लिख देंगे। और यहाँ पर इंग्लिश, वो सॉरी, क्या बचा? कौन सी लैंग्वेज बची है हमारी? स्पेनिश बची। हमारे यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज आएगी? स्पेनिश। खेला यहीं पर है। खेला जो हमने यहाँ पे जर्मन लिखा और स्पेनिश लिखा, खेला हमें दिमाग यहीं पर लगाना है। ये फ्रेंच हो गया, यहाँ पर फ्रेंच आना नहीं था तो यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे तो पहले से भरा था, यहाँ से फ्रेंच आना नहीं तो फ्रेंच हमने 3 नंबर पे लिख दिया। ठीक है, और जर्मन, जर्मन को यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश पहले से भरा है। जर्मन और फ्रेंच, यहाँ पे जर्मन आएगा नहीं यू नंबर पे, और यहाँ पे यहाँ और यहाँ पे फ्रेंच पहले से भरा हुआ है, तो ये खाली बचा कौन? जर्मन। एस बचा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे जर्मन लिख दिया। और यहाँ पे बचेगा एक लैंग्वेज, यहाँ पे बचेगी। बची हुई लैंग्वेज कौन सी है? तो क्वेश्चन में बची हुई है, स्पेनिश बची थी तो हमने स्पेनिश यू पे लिख दिया। अब
अब इनको भरने का बात हुई। अब वाद्य यंत्र, एस तो तबला बजाता है और क्या है, यू गिटार बजाता है। तो हमारा जी क्या बजाएगा और पी क्या बजाएगा वो हम देखेंगे। क्वेश्चन एक बार हम और पढ़ेंगे। बोल रहा था, जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह ना ही स्पेनिश और ना ही जर्मन बोलता है। स्पेनिश और ना ही जर्मन बोलता है। देखो यहाँ पर बांसुरी कहीं पे नहीं आई, यहाँ पे भी नहीं आई और यहाँ पर भी नहीं आई। तो बांसुरी हमारी यहाँ पर आएगी या यहाँ पर आएगी, ठीक है। या तो पी में आएगी या जी में आएगी। आगे पढ़ेंगे। एस तबला बजाता है और जी इंग्लिश बोलता है। जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह नहीं, ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। जो विद्यार्थी क्या बोलता है, फ्रेंच बोलता है, तो वो क्या क्या नहीं बजा पाएगा, तबला और बांसुरी। तबला तो बजाएगा नहीं क्योंकि तबला तो पहले से फिक्स हो गया है किसमें, एक्स में। बचा हुआ कौन कौन नहीं बजाएगा, बांसुरी। तो हमारा बांसुरी यहाँ पे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है फ्रेंच वाला, जो फ्रेंच लैंग्वेज वाला तबला और बांसुरी नहीं बजाएगा। तो बांसुरी हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। बचा हुआ कॉलम कौन, बांसुरी के लिए सर, केवल उसके लिए सहारा कौन देगा, जी। आजा तू, तुझे मैं बजाता हूँ बांसुरी। बांसुरी यहाँ जी, जी जी पे आ गई, ठीक है, बांसुरी। अब बचा हुआ कौन सा वाद्य यंत्र इकलौता, वालियन। उसका कहीं बार भी जिक्र नहीं हुआ। बचा हुआ कौन, वालियन, वायलिन, वायलिन सॉरी, हमें भी अजीब लग रहा था पढ़ के, वायलिन। अब ये हमारा पूरा क्रम बन गया, ठीक है। हम एक बार आपको और समझा रहे हैं। वैसे तो आपको समझ में आया गया होगा, हमने तो अच्छे से समझाया है। हम देख रहे हैं कि पूरी शर्तें इसकी पूरी है नहीं। पहला पढ़ेंगे, यू गिटार बजाता है लेकिन ना ही जर्मन और ना ही फ्रेंच। यू जो है क्या बजाता है, गिटार, गिटार बजाता है। ना तो जर्मन है ना फ्रेंच है, ठीक है। सही है हमारा, यहाँ पे जर्मन भी नहीं है, फ्रेंच भी नहीं है, स्पेनिश है। आगे बोल रहा है, जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वह ना ही स्पेनिश और ना ही जर्मन बोल सकता है। जो विद्यार्थी बांसुरी बजाता है वो तो ना तो स्पेनिश और ना ही जर्मन बोल पाएगा। जो व्यक्ति बांसुरी बजाता है, बांसुरी कौन, जी बजा रहा है, तो ना तो स्पेनिश बोल पाएगा और ना ही स्पेनिश भी नहीं बोल पाएगा कौन, जी, जो इंग्लिश बोल रहा है, वो बांसुरी बजा रहा है, ना ही जर्मन, जर्मन। इसके लिए क्रॉस लगा है, जी के लिए क्रॉस लगा है क्योंकि जी बांसुरी बजा रहा है और उसने बोला है जो बांसुरी बजाएगा वो स्पेनिश और जर्मन नहीं बोल पाएगा, तो ये जी इंग्लिश बोल रहा है। आगे बोल रहा है, एस तबला बजाता है और जी इंग्लिश बोलता है। एस तबला बजाता है, ठीक है, और जी क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, ये भी ठीक है। जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है वह ना ही तबला और ना ही बांसुरी बजाता है। जो विद्यार्थी फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच ये बोल रहा है पी, वह ना तो तबला बजाता है और ना ही बांसुरी। ना ही यहाँ पर वायलिन है, देखो, ना ही यहाँ पे तबला है और ना ही हमारा बांसुरी है। तो हमारी इस तरह चारों शर्त पूरी हो गई। अब हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, हमें जब आप एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो उससे हमारे कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका टाइम ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से हमने आपको समझाया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सा विद्यार्थी वायलिन बजाता है। कौन सा विद्यार्थी वायलिन बजाता है, वायलिन ये हुआ, वायलिन के सामने कौन है, पी, ठीक है। कौन सा विद्यार्थी वायलिन बजाता है, तो पी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, देखो तुरंत हो जाएंगे क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत नहीं है, केवल सिटिंग अरेंजमेंट करने में ही 1.5 से 2 मिनट आपको लग जाएंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो तबला, तबला कौन बजाता है, तबला कौन बजाता है, एस। और इसी तरह नेक्स्ट का जितने क्वेश्चन, 5 6 जितने क्वेश्चन बनाना हो बन जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष का है। बोला है सभी दीवारें घड़ियां हैं। वेन डायग्राम का है क्वेश्चन, सभी दीवारें घड़ियां हैं, सभी दीवारें घड़ियां नहीं, बोला है सभी दीवार घड़ियां डिजिटल हैं। जितनी भी क्या है, दीवार को हम थोड़ा इसको ऊपर से बनाएंगे ताकि स्पेस बचा रहे।
सभी दीवार घड़ियां दीवार घड़ी क्या है? सभी दीवार घड़ियां क्या है? एनालॉग है। एनालॉग एनालॉग। आगे बोल रहा है सभी कलाई घड़ियां डिजिटल हैं। ठीक है, सभी कलाई घड़ियां डिजिटल हैं, तो यहाँ पर तो कोई है नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे ताकि इनका बीच में संबंध आ सके। सब एनालॉग डिजिटल हैं। जो ये पूरे एनालॉग हैं किसके अंदर हैं? डिजिटल के अंदर। बोल रहा है सब एनालॉग क्या हैं? डिजिटल डिजिटल हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा पढ़ लेंगे सभी कलाइयाँ घड़ियाँ सभी कलाई घड़ियाँ क्या हैं? डिजिटल हैं। सभी कलाई घड़ियाँ क्या हैं? डिजिटल हैं। पूरी जो कलाई घड़ियाँ हैं किसके अंदर आ रही हैं? डिजिटल के अंदर आ रही हैं। कलाई घड़ी ये वाला किसका है वेन डायग्राम? ये दीवाल घड़ी का है, ये किसका है? कलाई घड़ी का। बोल रहा है सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं, तो डिजिटल के अंदर ही सारी कलाई घड़ियाँ आ गई। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। देखो, पहला डायग्राम तो ये हुआ, हमने इसको केवल डिजिटल में ही रखा, हमने इसको एनालॉग में नहीं रखा, ना ही दीवार में रखा, दीवाल घड़ी में। लेकिन उसने पाबंदी तो नहीं लगाई है कि आप इसको एनालॉग में नहीं रख सकते या दीवार घड़ी में नहीं रख सकते। ठीक है, पाबंदी नहीं लगाई, तो हम इसका पहला वेन डायग्राम हो गया, इसका दूसरा वेन डायग्राम भी बना लेंगे। दीवाल घड़ी ये वही दीवाल घड़ी, सारी दीवाल घड़ी क्या है? एनालॉग एनालॉग हैं। और सारे एनालॉग क्या हैं? डिजिटल डिजिटल हैं। और बोल रहा है सभी कलाई घड़ियाँ क्या हैं? डिजिटल हैं। तो सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल के अंदर ले लेंगे, लेकिन कुछ कलाई घड़ी किसके अंदर ले लेंगे हम? एनालॉग के अंदर। केवल अभी एनालॉग के अंदर आया, अभी दीवाल घड़ी के अंदर नहीं आया। ठीक है, तो अभी केवल एनालॉग के अंदर आया, क्योंकि ये एनालॉग वाला ही डायग्राम है। ठीक है, वेन डायग्राम एनालॉग वाला ही वेन डायग्राम है, केवल अभी कलाई घड़ी किसके अंदर है? एनालॉग के अंदर। तो अभी तीसरा वेन डायग्राम भी बन जाएगा। स्पेस कम बचा है, तो हम इसको इधर ही तीसरा नंबर का बना दे रहे हैं। ठीक है, छोटा सा। ये कलाई घड़ी, ओ सॉरी, दीवाल घड़ी हो गई। दीवाल घड़ी, सारी दीवाल घड़ियाँ क्या है? एनालॉग एनालॉग। और सारे एनालॉग क्या हैं? डिजिटल हैं डिजिटल हैं डिजिटल हैं। ठीक है, और बोला था सभी सभी क्या? सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं। तो डिजिटल के अंदर तो आएगा ही, जब हम इसके अंदर बना रहे हैं। ये डिजिटल का पूरा वेन डायग्राम है, तो इसके अंदर तो कलाई घड़ियाँ आ ही रही हैं। जब ये पूरा डिजिटल का है, तो इसके अंदर ही है ना कलाई घड़ियाँ। तो अब हम पहले इसको कहाँ पर लिया था? एनालॉग के अंदर थोड़ा पार्ट लिया था, अब हम इसका थोड़ा पार्ट इसमें दीवाल घड़ी में ले लेंगे और एनालॉग में भी ले लेंगे। तो ये क्या हो गई? कलाई घड़ी। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अब हम निष्कर्ष पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारी अब तीनों वेन डायग्राम बन गए, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। बोल रहा है सभी दीवार घड़ियाँ डिजिटल हैं। सभी दीवाल घड़ियाँ क्या हैं? डिजिटल। सही है। क्यों क्यों सही है? क्योंकि दीवाल घड़ियाँ जो है किसके अंदर हैं? किसके अंदर समाये थे? पूरे डिजिटल के अंदर समाये थे। अब आप बोलेंगे दीवाल घड़ियाँ तो एनालॉग के अंदर समाये थे। ठीक है, आप यही बोलेंगे, लेकिन उसमें एनालॉग किसके अंदर समाये थे? डिजिटल के अंदर। जब एनालॉग ही पूरा डिजिटल है, तो दीवाल घड़ियाँ तो वैसे डिजिटल हो गए। ठीक है, जब पूरा एनालॉग डिजिटल है, तो दीवाल घड़ियाँ भी क्या हो गई? डिजिटल हो गई। जब पूरा डिजिटल के अंदर है, पूरा डिजिटल हो गया। ठीक है, दीवाल घड़ी भी क्या हो गई? डिजिटल हो गई। हमारा पहला पहला निष्कर्ष क्या होगा? पहला निष्कर्ष क्या होगा? पहला निष्कर्ष होगा हमारा राइट। ठीक है, और हम दूसरा पढ़ेंगे कम से कम एक कलाई घड़ी एनालॉग है। जब इस तरह निष्कर्ष में बोल रहा हूँ कम से कम या कुछ बहुत
तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ, कुछ ही होता है, कुछ। वो बोल रहा है कम से कम, तो इसका मतलब होता है कुछ। बोल रहा है कुछ एक कलाई, कुछ कलाई घड़ी एनालॉग है। बोल रहा है कम से कम एक कलाई घड़ी एनालॉग है, तो उसका मतलब कहने का ये है कि कुछ कलाई घड़ी क्या है, एनालॉग है। कुछ कलाई घड़ी क्या है, कुछ जो कलाई घड़ी है क्या है, एनालॉग है। ठीक है। तो पहले पहले और पहले वेन डायग्राम से तो यहाँ पे नहीं है कोई भी कलाई घड़ी एनालॉग नहीं है, क्योंकि उसमें कथन में तो उसने क्लियर किया नहीं हमें कि कुछ एनालॉग कलाई घड़ियां हैं। तो पहले में तो गलत हो रहा है दूसरा वाला निष्कर्ष। दूसरे में देखेंगे, दूसरे वेन डायग्राम में क्या हो रहा है, कुछ कलाई घड़ियां क्या हैं, एनालॉग हैं। ये एनालॉग का पार्ट है ना, तो ये कुछ कलाई घड़ियां क्या हैं, एनालॉग हैं, ये एनालॉग का पार्ट है। तो कुछ कलाई घड़ियां, ये पूरा कलाई घड़ियां हो गई, ये एनालॉग का पार्ट हो गया, तो कुछ एनालॉग का पार्ट कलाई घड़ियों के अंदर आ गया। ठीक है। तो कुछ कलाई घड़ियां एनालॉग है। दूसरे में, दूसरे निष्कर्ष में भी, दूसरे निष्कर्ष में क्या हो रहा है, सही हो रहा है। पहले में क्या हो रहा था, दूसरा निष्कर्ष गलत हो रहा था। और तीसरे में, तीसरे वेन डायग्राम में देखेंगे दूसरा निष्कर्ष सही है गलत है। तो बोल रहा है कुछ कलाई घड़ियां क्या है, एनालॉग है। इसमें भी ये जो इतना वाला पार्ट है ये एनालॉग का ही पार्ट है। ठीक है। भले ये दीवाल घड़ी का आ रहा है वो भी, क्योंकि एनालॉग के अंदर भी दीवाल घड़ियां हैं। ठीक है। ये पार्ट क्या है, एनालॉग का पूरा पार्ट है। तो कुछ, कुछ कलाई घड़ियां दीवाल घड़ी हैं। तो आप कहेंगे तो सर दो में तो सही हो गया दूसरा वाला निष्कर्ष, दोनों दो वेन डायग्राम में दूसरे में और तीसरे में सही हो गया, तो हम इसको पहले दूसरे वाले निष्कर्ष को सही कर देंगे। लेकिन आप करोगे, आप एग्जाम में करोगे ऐसे, तो एग्जामिनर कर देगा कैसे, ऐसे 0/0। तो हम इसको बता रहे हैं कि जब भी कोई जैसे संभावना वाला क्वेश्चन नहीं है, संभावना वाला निष्कर्ष नहीं है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपके पूरे डायग्राम 99.99% डायग्राम क्या निष्कर्ष को क्या कर रहे हो, सही दर्शा रहे हो। जैसे दूसरा और तीसरा वेन डायग्राम दूसरे वाले निष्कर्ष को क्या दर्शा रहे हैं, सही दर्शा रहे हैं कि सही है। लेकिन केवल पहला डायग्राम क्या है, उसको गलत दर्शा रहा है कि कोई भी घड़ी क्या नहीं है, एनालॉग नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है इनके बीच, कलाई और एनालॉग के बीच में। तो इस तरह होता है कि अगर 99.99% वेन डायग्राम उस निष्कर्ष को सही साबित कर रहे हो, लेकिन अगर एक भी 0.01% वेन डायग्राम पर उसको गलत दर्शा रहे हो, तो वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। ठीक है। तो हमारा दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यही यही उसने बोला होता कि कुछ कलाई घड़ी एनालॉग हो सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, राइट हो जाता, हो सकते हैं, क्योंकि उसने संभावना लगा दी। संभावना वाले केस में क्या होता है, संभावना वाले केस में होता है अगर आपके 99.99% वेन डायग्राम क्या है, निष्कर्ष को गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक 0.01% वेन डायग्राम उस निष्कर्ष को सही बता रहे हैं, तो वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा, सही ही माना जाएगा। संभावना वाले केस में यही होता है। ठीक है। जैसे बोलता कि कुछ कुछ क्या है, कुछ कलाई घड़ियां एनालॉग हो सकती हैं, हो सकती हैं। ठीक है। हो सकती है अगर लग जाता तो हमारे देखो सही था, सही हो जाता। लेकिन उसने संभावना वाला निष्कर्ष नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष पहला ही राइट हो जाएगा। ठीक है। हम आपको एक बार और समझा रहे हैं कि दूसरा वाला निष्कर्ष क्यों गलत किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दूसरा वाला इसलिए गलत किया कि जब भी कोई भी निष्कर्ष बिना संभावना वाला हो, तो बिना संभावना वाले केस में क्या होता है, जब भी किसी निष्कर्ष के वेन डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है, जब भी किसी कथन के वेन डायग्राम बनाते हैं, तो निष्कर्ष कौन सा सही होता है, निष्कर्ष वो जब सही होगा, कब सही होगा, जब उसके 99% वेन डायग्राम क्या हो, सही दर्शा रहे हो। लेकिन अगर एक भी एक भी एक भी वेन डायग्राम क्या हो, गलत हो, तो वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। ये हमारे दोनों सही हो रहे थे, दूसरे निष्कर्ष के अनुसार ये दोनों दोनों हमारे सही हो रहे थे, लेकिन हमारा पहला वाला वेन डायग्राम उसको गलत बता रहा था, तो वो गलत हो गया। ठीक है। इसी का अपोजिट
इसमें होता है, संभावना वाले केस में होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में ना आया होगा अभी तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप।